प्राची और मधु को ऐसा लड़ते देख पूरी क्लास को और आयशा को यकीन हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और इस बात का फायदा आयशा जरूर उठाने वाले थे। हालांकि वो नहीं जानती थी कि इस बार वो खुद किसी और के जाल में फंसने वाली है। पर क्या आयशा को फंसाना इतना आसान था? वो बहुत चालाक लड़की थी। वो हर दांव बहुत सोच समझ कर खेलती थी। इन दोनों की ऐसी बढ़ती दुश्मनी देख आयशा ने मधु की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और मधु ने भी प्यार से इस हाथ को थाम लिया, क्योंकि मधु के लिए ये सब एक नाटक था। वो केवल आयशा के सारे राज खुलवाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि मधु भी कुछ छुपा नहीं रही थी, कुछ तो मधु भी अंदर ही अंदर छुपाती जा रही थी जो उसे सता रहा था कि जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तब क्या होगा। धीरे धीरे वक्त निकल गया। आज फिर सैटरडे था, यानी सेकेंड टर्न ऑफ इंटर्नशिप इन हंसराज कंपनी। हर बार की तरह इस बार भी प्राची तैयार होकर कंपनी गई। ऑटो से उतरते वक्त उसने देखा कि कंपनी के बाहर वो औरत मौजूद है जो उसे एक बार ऑटो में मिली थी और जिसका उसने फोन सही किया था। उसे देखकर प्राची को अचंभव हुआ, पर उनकी तरफ से ध्यान हटाकर प्राची अपने केबिन में जाकर बैठ गई और लैपटॉप खोलकर इंटर्नशिप का काम करने लगी। अमन भी मॉर्निंग में आकर अपने कमरे की ओर जा रहा था। कमरे में जाने से पहले उसने जब विंडो से प्राची को काम करता देखा तो चुपचाप खड़ा खड़ा उसे देखता ही रहा। सचमुच प्राची की खूबसूरती में कोई तो बात थी। जो भी उसे देखता था उसका कायल हो जाता था। काम करते करते प्राची की नजर सामने पड़ी तो अमन को विंडो के बाहर खड़ा देखकर वो एकदम चौंक कर उठ गई। उसे ऐसे देखकर अमन अंदर आया और हंसते हुए बोला, अरे चौंकिए मत, मैं तो ये देख रहा था कि आप कितना मन लगाकर काम करती हैं। वैसे कुछ भी कहो, आप हर काम में बहुत लगन के साथ करती है। अमन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर प्राची हल्की सी स्माइल देती है और धीरे से बोलती है, थैंक यू। अमन भी स्माइल करता है और अपने केबिन में चला जाता है। केबिन में बैठे बैठे अमन को पता नहीं क्या सोचता है कि वो बेल बजाकर पियून को बोलता है और उससे प्राची को उसके केबिन में लेकर आने के लिए कहता है। पियून प्राची के पास जाता है और उससे बोलता है कि अमन सर ने बुलाया है। ये सुनकर प्राची खुद में बड़बड़ाती है, अभी अभी तो अमन सर यहाँ से निकले थे, अब फिर से क्यों बुला रहे हैं, क्या काम है अब? पर हालांकि अब जब बॉस का ऑर्डर था तो सुनना तो था ही। प्राची चुपचाप अमन के रूम में जाकर खड़ी हो गई। अमन ने गुस्से में आंखें दिखाते हुए प्राची को बैठने का इशारा किया। प्राची अमन का इशारा समझ गई और चुपचाप बैठ गई। अमन ने ये देखकर अपनी टेबल पर रखे ग्लास के पानी को पिया और फिर बोला, तुम्हारे कारण, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण ये सब हुआ है। अमन को ऐसे चिल्लाते देख प्राची एकदम से डर जाती है और सहमने लग जाती है। प्राची को ऐसा डरा और सहमा देखकर अमन हंसते हंसते बोलता है, अरे डरिए मत, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा था कि हमें सिसोडिया वाला प्रोजेक्ट मिल गया है, वो 50 करोड़ वाला। तो आज रात सेलिब्रेशन करने वाले हैं और तुम्हें भी इस पार्टी में जरूर आना है। पहले तो प्राची मना करती है और कहती है, मैं अकेले इतनी रात को कैसे आ पाऊंगी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। अरे तुम्हारे वो फ्रेंड्स है ना, निखिल और मधु, उन्हें भी ले आना। अमन की बात से सहमत होकर प्राची हाँ में मुंडी हिला देती है और उठने लगती है। तो अमन कहता है, एक मिनट, पूरी बात तो सुनती जाइए, तुम्हारा रिवॉर्ड भी हम तुम्हें उसी पार्टी में देंगे। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें यहीं दे दूं, पर जब मैं इतनी बड़ी पार्टी कर ही रहा हूं तो सबको भी तो पता चलना चाहिए कि हमें ये प्रोजेक्ट किसकी वजह से मिला है। वो तुम हो, तो प्लीज पार्टी में आ जाइएगा। श्योर सर। और हाँ, आज ये पहला गुलाब हमारी दोस्ती के नाम। अमन प्राची की ओर वाइट गुलाब बढ़ाते हुए कहता है। प्राची हिचकिचाते हुए अमन के हाथों से गुलाब लेकर अपने केबिन में जाकर वापस काम करने लगती है और अमन बस प्राची के बारे में सोचता रहता है कि वो प्राची को तो पहले से जानता है। वो हंसने बोलने वाली लड़की है। पहली बार भी जब वो प्राची से मिला था तो वो सच में प्राची कैसे बोले जा रही थी, पर जब से उसने इंटर्नशिप का काम ज्वाइन किया है वो अजीब सी रहती है। ना तो अच्छे से हंसती है ना बोलती है,
जबकि अमन बार बार उसके करीब होने का मौका ढूंढता है और प्राची हमेशा अमन से दूर रहने की कोशिश करती है। हालांकि सच तो ये है कि प्राची का भी अमन की तरफ ध्यान ही नहीं गया। वो अभी शीला के केस पे इतनी उलझी हुई थी कि किसी भी चीज पे उसका ध्यान भटक ही नहीं पा रहा था। यहाँ बात उसके फ्यूचर की थी और सपने की, इसीलिए बिना कोई लापरवाही किए हुए वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। इंसाफ की इस लड़ाई में भले ही वो अकेली थी, पर वो जानती थी कि इंसाफ की ये जंग उसे हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए हौसला देगी। प्राची इन सारी चीजों की टेंशन लेकर वहीं बैठे बैठे चेयर पे अपना सर टिकाती है और अपनी आंखें मूंद लेती है। आंखें मूंदते ही उसे कुछ धुंधला धुंधला सा ही नजर आता है। वो चेहरा, वो आंखें, वो आवाज, कोई है जो चिल्लाकर प्राची को बोल रहा है। ये सपना प्राची को पूरी तरह हिला कर रख देता है। उसके कानों में जब घड़ी की टिक टिक की आवाज पड़ती है, वो एकदम से झटके से आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही वो देखती है कि उसका पूरा चेहरा पसीने से गीला हो रहा है और हाथ पैर कांप रहे हैं। आज उसने पहली बार ये सपना देखा था, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस सपने में उसका कोई पुराना नाता है। इन सबसे ध्यान भटका कर उसने सामने लगी घड़ी की ओर नजरें बढ़ाई तो 3:15 हो रहा था। ये देख वो खुद में बड़बड़ाई और 3:15 हो रहा है और 5 बजे तक मुझे सारा काम सबमिट करना है। ये सोचकर उसे जल्दी जल्दी से लैपटॉप खोला और वापस अपना काम करने लगी। जब 5 बज गया तो अपना सामान पैक करके लैपटॉप बंद किया और वहां से चली गई। आज काम के चलते वो काफी थक गई थी। थकान तो हर दिन की थी, लेकिन आज उसे सपने में इतना हिला दिया था कि वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो रूम पर पहुंची तो देखा कि निखिल मधु के साथ रूम पर पहले से ही मौजूद है। प्राची अंदर एंट्री करने ही वाली थी, तभी उसके कानों में आवाज पड़ी। ये आवाज मधु की थी। वो बगल में लेटे निखिल के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कह रही थी, निखिल, तुम नहीं जानते तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम्हें पाने के लिए मैंने आयशा के साथ मिलकर कौन कौन से गेम खेले, मैंने कौन कौन से झूठ प्राची से बोले और किस तरह प्राची का फायदा उठाया, तुम कुछ नहीं जानते। प्राची, वो तो मेरी दोस्त है। प्राची, वो तो मेरी दोस्त में इतना भरोसा करती है कि मैं उसे कुछ भी कहूंगी तो वो चुपचाप मेरी बातें मान लेगी। मैं हमेशा से चाहती थी कि प्राची से उसका रुतबा छीन पाऊं, और इन सब में मेरी मदद की आयशा ने। और आयशा ने जो वो मेरी इज्जत वाला खेल रचा ना, वो सब तो तुम्हें जाल में फंसाने के लिए था, तुम्हारी सिंपैथी और तुम्हारा प्यार पाने के लिए। सारा नाटक मैंने रचा था। अब मैं प्राची के खिलाफ एक बहुत बड़ा गेम खेलने जा रही हूँ। मधु की ये सारी बातें सुनकर प्राची शॉक हो जाती है। वो पहले से शीला के केस को लेकर बहुत परेशान थी। उस केस ने उसे काफी परेशान कर रखा था। ऐसे में मधु के मुंह से ये सारी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर वो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज को दबाने की कोशिश करती है ताकि उसके रोने की आवाज किसी के भी कानों में ना पड़े। वो रोते रोते नीचे बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों पर अपना सिर रखकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। जो लोग हर किसी के साथ अच्छा करते हैं, उनके साथ कभी बुरा क्यों होता है? मधु की सच्चाई सुनकर प्राची टूट जाती है। उसने जिसे अपनी बहन से बढ़कर माना, वही उसके साथ गद्दारी कर रही। किस लिए? हाँ, ये किसी सदमे से कम नहीं था। खुद के साथ इतना गलत देख वो खुद भी हिम्मत हारने लगती है। पर कहते हैं ना, जब जीना है तो लड़ना है, और यही सोचकर वो थोड़ी देर बाद उठकर अपनी आंखों से आंखें पोंछती है और अपने बैग में रखी बोतल से पानी पीकर अपना मुंह धोकर मुंह पोंछते हुए अंदर कमरे के गेट पर नॉक करती है। मधु अंदर निखिल के बगल में लेटी हुई थी, लेकिन निखिल बेहोशी की हालत में पड़ा था। प्राची को देखकर मधु एकदम बेड से उठी और बोली, तुम कब आई? प्राची हंसते हुए बोली, अरे मैं तो अभी अभी आई, तुम बताओ ये निखिल कब आया? वो इसने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो मैं इसे लेकर यहाँ आ गई। मधु अपने कपड़े सही करते हुए बोली, कोई बात नहीं, जब तक मैं चाय बनाती हूँ तुम चेंज कर लो। ये बोलकर प्राची किचन में चली गई और चाय के पतीले में
पानी डालकर गैस पर पानी के उबलने का इंतजार करने लगी। सच कहें तो चाय बनाना एक बहाना था। उसको अकेले में रोना था और बहुत कुछ सोचना था। आगे क्या होता है